हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय प्राइम्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 ऑफ द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसका भी आप लोगों का एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोगों का 12th को एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों का आगे पीछे है। तो हम करने वाले हैं आज इसके यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ठीक है ना। इस यूनिट को हम करने वाले हैं स्टार्ट। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिक थ्योरी समझेंगे, कुछ एंट्रीज देखेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम करने वाले हैं आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके करेंगे और जल्द से जल्द छोटे छोटे पार्ट के अंदर वीडियोस बनाएंगे और जल्द से जल्द आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अब अलग अलग टाइप्स के आपके शेयर होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले जो शेयर्स आते हैं वो आते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स। ये वही है कि आपने ख़रीद लिए तो आपकी कंपनी में ओनरशिप आ गई एक टाइप से। ठीक है। अब जिनके पास भी इक्विटी शेयर होते हैं उनके पास क्या वोटिंग राइट होता है, तो इनके पास वोटिंग राइट भी होता है। जब जनरल मीटिंग होती है वहाँ पर जो वोट देने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो राइट मिलता है। इनका डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता, जितना प्रॉफिट होता है उस हिसाब से इनको डिविडेंड दिया जाता है। रिस्क क्या है इसके अंदर, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बट द रिसीव द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड। क्योंकि इसके अंदर रिस्क इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि जो भी प्रॉफिट के अंदर से पहला हिस्सा दिया जाएगा, पहला डिविडेंड दिया जाएगा, वो दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है। तो अगर जब भी कंपनी घाटे में होगी या फिर कुछ भी होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले ध्यान दिया जाएगा, इन लोगों का ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये थी हमारे इक्विटी शेयर। उसके बाद आते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है और इनका फिक्स्ड होता है। जैसे इक्विटी शेयर का क्या था, फिक्स्ड नहीं था। ठीक है। जितना प्रॉफिट हो रहा है, कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से इनको दे रहे थे। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या होता है, जितना इनका फिक्स्ड होता है ना, मान लो हमने सेट कर रखा है कि 10% या फिर 5% आपको मिलेगा, तो वो हम फिक्स ही देंगे। और इनकी कैपिटल रीपेमेंट होती है, यानी कि जब भी कंपनी बंद हो रही होगी, वाइंड अप हो रही होगी, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपनी पेमेंट कर रखी होगी, कैपिटल पेमेंट कर रखी होगी, वो उनको रीपे कर दी जाएगी, यानी वापस दे दी जाएगी। अब इनके अंदर अलग अलग टाइप के हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव, कि इनके अंदर इनके पास जो अनपेड डिविडेंड होते हैं ना इनके, वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अनपेड डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएँ उनको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो जाहिर सी बात है इसके अंदर हम अनपेड डिविडेंड्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर हम अनपेड डिविडेंड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी इनको वो क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले तो इनको वो मिलेगा ही मिलेगा जो हिस्सा इनका डिसाइडेड था। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के हिसाब से बांट दिया। ठीक है। प्रॉफिट के हिसाब से उनको शेयर वो दे दिया जो भी उनका डिविडेंड बन रहा था। अब जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा ना, ये उसमें से भी हिस्सा लेंगे, ये जो पार्टिसिपेट हमारे शेयर्स होते हैं। ठीक है। जिनके पास ये शेयर होंगे इन लोगों को उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का वही होगा, सिर्फ इनको फिक्स डिविडेंड मिल रहा है जो डिसाइडेड है, 5%, 2%, 10% वो मिल रहा है इनको। उसके अलावा एंड में बचे ना बचे इनसे कोई मतलब नहीं, इनको कुछ नहीं दिया जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो एक फिक्स पीरियड के बाद हमको वापस रीपे कर दिए जाते हैं, उस टाइप के होते हैं हमारे रिडीमेबल। और इरिडीमेबल वो होते हैं जो कभी रीपे हो ही नहीं सकते। ठीक है। इनका साफ साफ मना होता है, एक बार आपने हो गया आपके पे तो वो आपको रीपे नहीं करेगा कोई भी। कन्वर्टेबल वो होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर जो जिनको हम बाद में इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उस टाइप के शेयर्स के लिए जाते हैं हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल हो गए जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब आती है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब सबसे पहले जब हमें शेयर्स इशू करने पड़ते हैं तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन होती है। फिर हम जब शेयर एप्लीकेशन हमें रिसीव हो जाएगी तो हम शेयर्स को क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। ठीक है ना, कि किसको कितने कितने शेयर देने, ये सब चीज़ें हम अलॉट करेंगे। और उस हिसाब से उनको जैसे फर्स्ट कॉल पर कितना पैसे लेना है, सेकंड कॉल पर कितना पैसे लेना है, उस हिसाब से हम अलॉट करने के बाद उनसे पेमेंट लेते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे शेयर्स इशू किए जाते हैं। अब 3 टाइप का हमारा इशू होता है। एक हो गया एट पार, यानी कि 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का ही हमने अपने शेयर होल्डर्स को बेचा, तो वो क्या होगा, क्या नाम है, जिसके अंदर इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों ज़्यादा हों
ठीक है, मतलब दोनों बराबर हों उसको क्या बोलेंगे हम, एट पार। एट प्रीमियम का मतलब क्या होगा, जिसमें इशू प्राइस तो ज़्यादा हो बट फेस वैल्यू कम हो। यानी उसकी फेस वैल्यू थी मान लीजिए 10 रुपये, एक्चुअल वैल्यू जो थी उसकी, और हमने इशू करा 12 रुपये का, ठीक है, तो वो अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किया गया है, तो हम उसको बोलेंगे प्रीमियम पर हमने क्या करा है, उस शेयर को इशू करा है। और डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, जब मान लीजिए उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 10 रुपये और हमने इशू कर दिया उसे 8 रुपये का, ठीक है ना, फेस वैल्यू से कम का इशू कर दिया। वैसे तो ये बेसिक अलाउड होता नहीं है, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ जनरल एंट्री होती हैं। सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होगा, ठीक है, जब भी हम अपने शेयर्स इशू करेंगे तो हमको जो हमारे वो हैं जो शेयर होल्डर थे वो हमको क्या देंगे, एप्लीकेशन मनी। तो उसमें हमारा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन को हम कर देंगे क्रेडिट। इस तरीके से जनरल एंट्री की जाती है जब एप्लीकेशन मनी हमारा रिसीव होता है। और जब हमारी शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र होगी, फिर जो ये जितना भी एप्लीकेशन का अमाउंट था इसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर हमें करनी होती हैं। तो जब से जैसे ही शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैं वही आपकी 11th-12th वाली चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर जब आपको पहले अब एप्लीकेशन का पैसा तो मिल चुका, एप्लीकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, अलॉटमेंट का, या फिर अलॉटमेंट भी बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या मिलता है, कॉल मनी मिलता है। तो सबसे पहले मिलेगा आपको अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में वही एंट्री होगी, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर वही है कि जो भी शेयर अलॉटमेंट हो, शेयर एप्लीकेशन हो, उसको हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, शेयर कैपिटल के अंदर। तो उसको कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल मिलेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फिर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। फिर सेकंड कॉल मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। इस तरीके से हम आगे की एंट्री कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब राइट और बोनस शेयर किस तरीके से इशू करते हैं। अब राइट इशू क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना हमारी कंपनी में, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं पहले से ही, उन लोगों को जब हम नए शेयर इशू करते हैं, नए शेयर ऑफ़र करते हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे राइट इशू। जितनी भी उनकी होल्डिंग है, यानी जितने भी उनके शेयर्स हैं हमारी कंपनी के अंदर, उस हिसाब से हम उनको क्या देते हैं, उसका कुछ हिस्सा देते हैं नए शेयर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से वो की राइट इशू किया जाता है। और ये हमारी कंपनी में ऑलरेडी पहले से ही शेयर होल्डर हैं, तो इन लोगों को हम थोड़ा कंसेशनल प्राइस पर शेयर इशू करेंगे, यानी कि जो उसकी एक्चुअल अमाउंट होगी उससे थोड़ा कम से इशू करेंगे जितना हम जनरल पब्लिक को कर रहे हैं। ये इस वजह से किए जाते हैं ताकि जो हमारी एडिशनल कैपिटल है वो बिना पब्लिक के पास जाए वो पहले से बढ़ जाए। इस वजह से किया जाता है हमारा राइट इशू। राइट इशू की एंट्री क्या होती है हमारी, इसके अंदर हमारा बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पैसा आ रहा है। उसके अंदर तो आपकी बस जब नॉर्मल इशू कर रहे थे तो शेयर कैपिटल आ रही थी। इसके अंदर एक नई चीज़ आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और ये जब एप्लीकेबल होगा तभी आएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई पैसा नहीं है तो वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर वो होते हैं जो क्या नाम है, हमारा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं। उसके अंदर से हम कुछ फ्री शेयर्स निकाल कर अपने शेयर होल्डर्स को या फिर अपनी किसी कंपनी के लोगों को, किसी को भी हम वो इशू करते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप के शेयर क्या हो गए, बोनस शेयर, जो कि फ्री होता है। इसके अंदर जो है कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि जो बोनस शेयर होते हैं उसके बदले आपको कोई पैसा नहीं मिलता। ये हमारी शेयर कैपिटल तो बढ़ा देती है बट नेटवर्थ बढ़ाती नहीं। कोई आपका पैसा नया तो आ नहीं रहा तो आपकी कोई नेटवर्थ तो बढ़ेगी नहीं, बस आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि आपने नए शेयर और इशू कर दिए, पैसा कुछ आया नहीं। तो इस टाइप के शेयर हो गए हमारे बोनस शेयर। इसकी एंट्री क्या होती है, इसके अंदर या तो हम फ्री रिजर्व को डेबिट करेंगे या फिर CRR को या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। इन तीनों के अंदर से जहाँ से भी हम एक्चुअल में से बोनस शेयर का पैसा निकाल कर दे रहे हैं, ठीक है ना, बोनस शेयर के इक्विवेलेंट अमाउंट हम इशू कर रहे हैं, फ्री रिजर्व से निकालना है, भले से CRR से निकालना हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से निकाल रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड होगा। तो उसके बाद वहाँ से हम निकालेंगे और कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ESOP क्या होता है, ESOPs हमारे होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। क्या फुल फॉर्म होती है, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर स्टॉक, O फॉर ऑप्शन, P फॉर
प्लान्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? राइट गिवन टू एम्प्लॉयज़ टू बाय शेयर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी कि जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं एक पहले से ही डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। मतलब हमने अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से बेनिफिट दे दिए कि हमारे आप प्री डिटरमाइंड प्राइस पर क्या खरीद लो, शेयर हमसे परचेज कर लो। तो ये क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान। इसके अंदर वेस्टिंग पीरियड होता है, टाइम आफ्टर विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज। ये वो टाइम होता है जिसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारा एक्सरसाइज किया जा सकता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। इसका पर्पस क्या होता है ये इशू करने का? इसको इशू करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय जो है मोटिवेट रहे और कंपनी के अंदर रिटेन रहे, क्योंकि उनका कंपनी के अंदर अब हिस्सेदारी भी है, ठीक है ना। अब वो उनको पता है कि हमारे कंपनी अच्छी चल रही है तो हमारा प्रॉफिट होता रहेगा और इससे एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसका मेन पर्पस ईसॉप्स का यही होता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? तो जब भी आपका वेस्टिंग पीरियड चल रहा है तो उस टाइम आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? तो वेस्टिंग पीरियड का टाइम की जो एंट्री होगी वो होगी आपकी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट जो है वो तो आपका डेबिट हो जाएगा, और जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट था वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो ये हो गई हमारी वेस्टिंग पीरियड की एंट्री, ठीक है, ईसॉप्स की। और जब एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन का हमारे पास टाइम आएगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट होगा या और ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है? बायबैक का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स जो है खुद ही दोबारा परचेज कर लेती हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। अब इसके अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, ओपन मार्केट मेथड, टेंडर ऑफर मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड। तो अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं जिससे बायबैक किया जाता है। अब इसके लिए कंडीशंस होती हैं, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, जो आप कंपनी लॉ पढ़ने वाले हो इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है उसकी भी मैं वीडियोस लाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कंडीशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम बायबैक की दे रखी है कि कितने % शेयर जो है कंपनी क्या कर सकती है? बायबैक कर सकती है। तो 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल की, कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल या फिर फ्री रिजर्व, इन दोनों का 25% ही मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। 25 से 25.1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना कर सकती है कंपनी बायबैक? 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। और डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए बायबैक करने के बाद? 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डेट 2 और इक्विटी उसके 1। अगर डेट मान लीजिए 2 करोड़ का है तो इक्विटी 1 करोड़ की होनी चाहिए। इसका मतलब इसका इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए हमारा डेट इक्विटी रेशियो। और शेयर जो हैं वो सारे फुल्ली पेड अप हों, ठीक है। ये इसकी 3 कंडीशन है बेसिकली एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 बायबैक की। अब अलग अलग सोर्सेज होते हैं कहाँ कहाँ से हम बायबैक कर सकते हैं, या तो फ्री रिजर्व से पैसा डालकर, या सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर फ्रेश इशू करके। मतलब सेम क्लास के शेयर इशू नहीं करेंगे बट एक फ़्रेश इशू कर देंगे अलग क्लास के शेयर का। तो इस तरीके से हम यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होते हैं जैसे हम क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। एंट्री क्या होगी इसकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ये थी हमारी एंट्री। यहाँ पर आपको जो जर्नल एंट्रीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही होगी। तो जब हम न्यूमेरिकल पोर्शंस करेंगे तो जब जैसे जैसे आपके सामने सिचुएशंस आती जाएंगी तो आप समझ जाओगे कि मैंने जो एंट्री बताई थी वो क्या एंट्री थी और उसका यूज़ कहाँ हुआ। यहाँ पर तो आपको बस जस्ट एंट्री दिख रही है, आपको इसके पीछे की कंडीशन नहीं दिख रही है। बस मैं आपको एंट्रीज बताए जा रहा हूँ, बट जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताता चला जाऊँगा कि कौन सी एंट्री थी जो हमने वहाँ डिस्कस करी थी और अब हम यहाँ उसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब जो 6th आता है आपका इसके अंदर वो आता है इशू कैसे करते हैं और रिडेम्पशन कैसे होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर का। अब प्रेफरेंस शेयर तो उसी तरीके से इशू करे जाते हैं जैसे इक्विटी शेयर इशू करे जाते हैं, भले से पार पे किए जाएँ, प्रीमियम पे किए जाएँ या डिस्काउंट पर किए जाएँ। तो इशू का तो सेम प्रोसीजर है जो हम ऊपर देख कर आ चुके हैं अपने इक्विटी शेयर का। अब रिडेम्पशन की कंडीशन क्या होती हैं?
ये तो सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर जितने भी होते हैं ना वही रिडीम हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते, जो भी सिर्फ फुल्ली पेड अप हैं। ये इसके लिए सबसे पहले बेसिक कंडीशन है कि फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम किए जाएंगे। और जो हम रिडेम्पशन करेंगे वो किस में से करेंगे, या तो प्रॉफिट में से, ठीक है ना, ट्रांसफ़र टू CRR रिक्वायर्ड, यानी कि पहले प्रॉफिट में से CRR में बेचकर फिर करेंगे उसका रिडेम्पशन, या फिर फ्रेश इशू करके उसका रिडेम्पशन करेंगे जो हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं। अब इम्पॉर्टेंट एंट्रीज क्या आ गई इसके अंदर रिडेम्पशन की। सबसे पहले तो रिडीम कर रहे हैं ना हम उनके पुराने, तो हम अपनी पास वापस ले रहे हैं, ठीक है। जब हम अपने पास वापस ले रहे हैं अपने शेयर, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हम वापस ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट शेयर आ गया, और हमारे पास से उनको क्या चला गया, वापस पैसा चला गया, क्योंकि उन्होंने रिडीम कर दिया। हम मतलब कंपनी, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर आ गया और हमने वापस उनका पैसा दे दिया। तो हमारे पास से क्या कम हुआ, पैसा, यानी बैंक अकाउंट, और हमें क्या मिल गया, प्रेफरेंस शेयर मिल गए। और अगर प्रॉफिट से करेंगे तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, जहाँ से भी हमने उसके लिए पैसा निकाला है, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और वो पैसा कहाँ चला जाएगा, हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर चला जाएगा। और रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हुआ है तो डेबिट क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। आपको ये तीनों आई होप जनरल एंट्रीज समझ में आ गई होंगी। अब इशू और रिडेम्पशन कैसे होता है हमारा डिवेंचर्स का, ठीक है ना। डिवेंचर हमारे लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम फंड्स को बोरो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से पैसे का कर्जा लेने के लिए डिवेंचर का यूज़ किया जाता है। अब टर्म ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन क्या क्या होती है डिवेंचर की, अब ये भी उसी टाइप से है जैसे कि एक तरीके से हमारे इक्विटी शेयर था, इसको भी पार पे इशू किया जा सकता है जब फीस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर हों। प्रीमियम पे भी किया जा सकता है, प्रीमियम के अंदर जैसे मैंने बताया, जैसे 10 रुपये की वैल्यू है तो 12 का इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट पे भी किया जा सकता है कि जैसे 10 रुपये की वैल्यू है 8 रुपये का करना है। और पार पर रिडीम जो किया जाता है वो इसको पार पर भी हम कर सकते हैं, यानी कि जितने का बेचा था उतने का ही वापस ले लिया, जो उसकी फेस वैल्यू है करंटली उस पर भी कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, यानी कि जितने का था उससे ज़्यादा का हम वापस ले रहे हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, पार पे भी कर सकते हैं और साथ साथ प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। अब इसके अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जब भी हम इशू करेंगे डिबेंचर को डिस्काउंट के ऊपर तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और साथ साथ हमारा जो नुकसान हो रहा है वो डिस्काउंट से ही तो हो रहा है ना, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी हमारा डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, हमारा डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो जब भी हमें डिस्काउंट पर इशू करना हो तो ये है हमारी एंट्री किस चीज़ की, डिबेंचर इशू करने की डिस्काउंट के ऊपर। और जब रिडीम करना हो हमें डिबेंचर तो डिबेंचर हमारा डेबिट होगा, और अगर प्रीमियम है उसके ऊपर तो प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट होगा, वरना नहीं होगा अगर प्रीमियम नहीं है तो। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि उसके बदले में हमने क्या पे कर दिया, अपना मनी पे करा है। और राइट ऑफ कैसे करेंगे हम डिस्काउंट को ओवर अ ईयर, तो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और टू डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से जो हमें अपना डिस्काउंट है वो राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में से कर देंगे हम अपना डिस्काउंट राइट ऑफ। अब अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर क्या होता है, अंडर राइटर जो है वो प्रॉमिस करते हैं कंपनी को, किस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, कि वो कंपनी के जितने भी अनसब्सक्राइब शेयर हैं या फिर अनसब्सक्राइब डिबेंचर्स हैं वो ख़रीद लेंगे। वो यानी क्या बोलते हैं कि आपके जितने बिके बिक जाएँ, जो ना बिके वो आप हमें दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ कंपनी को कौन वादा करता है, जो कंपनी के अंडर राइटर्स होते हैं वो इस चीज़ का वादा करते हैं। वो ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन होगी वो आपको पूरी मिल जाएगी, आपको फुल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, आप लोग घबराओ मत। वो ये कंपनी को इंश्योर करते हैं। कौन करता है ये चीज़ इंश्योर, कंपनी के अंडर राइटर्स जो होते हैं। अब अलग अलग टाइप के अंडर राइटिंग हो सकती है, 2 टाइप की आती है बेसिकली, एक होती है फर्म अंडर राइटिंग, दूसरी होती है कंडीशनल अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग वो होती है कि जब वो बोलते हैं कि हम ये फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि हम ले लेंगे, यानी कि उन्होंने बोल लेते हैं कि अगर आपके बिक जाते हैं तो ठीक है, वरना इतना है कि 5 लाख शेयर या फिर 1 लाख शेयर आप घबराओ मत, अगर बिकेंगे नहीं तो वो हम ले लेंगे आपके, ठीक है ना। 5,000 हो 10,000 हो, वो एक मिनिमम अमाउंट बोल देते हैं कि इतने शेयर तो हम पक्का ले ही लेंगे। तो ये होती है हमारी फर्म अंडर राइटिंग। और कंडीशनल अंडर राइटिंग होती है अंडर राइटर सब्सक्राइब ओनली टू अनसब्सक्राइब पोर्शन।
और इसके अंदर वो बोलते हैं कि जितने भी बचें, जितने भी अनसब्सक्राइब्ड हों, भले से 1 हो या फिर 1000 हो, 1 लाख हो, जितने भी अनसब्सक्राइब्ड हों वो हम ले लेंगे। तो इस टाइप की होती है कंडीशनल अंडरराइटिंग, जिसके अंदर जितना भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो सब लेने के लिए कमिट कर देते हैं। और फर्म अंडरराइटिंग वो होती है जिसके अंदर वो एक मिनिमम अमाउंट बता देते हैं कि अगर इतने नहीं बिके तो हम इतने ले सकते हैं, 5000, 1000 इतने ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और इनको कमीशन क्या होती है, इनको शेयर्स के प्रॉफिट पर 5 शेयर पर जो मिलता है 5% का मिलता है हर एक शेयर के बिकने पर, और डिबेंचर के बिकने पर 2.5% का इनको कमीशन मिलती है। ठीक है। जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी जब भी हम अंडर राइटर को कमीशन पे करेंगे? तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सीधी सीधी आपकी एंट्री है कि अंडर राइटर को हमने पैसे दे दिया, और जब अंडर राइटर सब्सक्राइब कर देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। अब रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड? तो सबसे पहला आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 जो है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 33 जो है, ये बात करता है हमारा अर्निंग पर शेयर की। ठीक है ना। ये जो राइट इशू या फिर बोनस इशू पर कितना में प्रॉफिट देना है, कितनी उस पर अर्निंग हमें शेयर करनी है पर शेयर के ऊपर, इसकी बात करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 33। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 32 आता है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर भी 32 ही है वो। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है अपनी कंपनी के वो प्रेजेंट करने हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 109 आता है, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, बट किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये प्रेजेंटेशन की नहीं, ये बात करता है उसकी रिकॉग्निशन और उसकी मेजरमेंट की। और फिर आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, ये बात करता है कि किस तरीके से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है, ये बात करता है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। और गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट जो है हमारा, वो ईसॉप अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, जो हम ऊपर देखकर आ चुके हैं। आई होप आपको ये थोड़ी बहुत थ्योरी समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ बस कुछ ही देर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर